भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और हरियाणा बाल कल्याण परिषद के चेयरमैन और अम्बाला लोकसभा के प्रभारी रहे कृष्ण धूल ने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला, उन सीटों पर पार्टी की न केवल विशेष नजर है, बल्कि ऐसे कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है जो न केवल जमीन से जुड़े हैं, बल्कि लंबे अरसे से उस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। उसमें चाहे बात गोहाना की हो या बड़ौदा की। इसलिए मैंने भी अब गोहाना में अपना ठिकाना बना लिया है और जो विकास कार्यों को लेकर आमजन की शिकायत है, उसे दूर करने पर काम शुरू कर दिया है। शिकायत सरकार की ओर से नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की नुमाइंदे की कमी रही होगी जो अपने विधानसभा के लिए आवाज नहीं उठा पाए होंगे। इसलिए अब कमल का फूल खिलेगा और भाजपा का बनवास भी खत्म होने जा रहा है। क्यों किया उन्होंने ये दावा? सारिका न्यूज मीडिया संस्थान पर खुलकर अपने मन की बात में क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं सारिका, ठीक 60 दिन के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होने तय हैं। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से मैं कहूँ आमने सामने की लड़ाई होती है। इस चुनाव में देखा जाए तो दूसरे जो दल हैं राजनीतिक, वो एक तरह से मैदान से हट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल और कांग्रेस सत्ता से जो 10 साल बाहर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो चुनाव में जो मुद्दे होंगे, जो लड़ाई होगी, बड़ी दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों के 90 की 90 विधानसभा में प्रत्याशियों का एक दौर निकल कर आ गया है। बहुत भीड़ होने वाली है इस बार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो लोगों ने जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वो सामाजिक कार्यों के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं, वो सरकार से मिलकर जनता के साथ काम करवा रहे हैं। जो बचे हुए काम थे, जिन कार्यों को लेकर थोड़ा विरोध लगता था, तो दावेदारों ने उन विरोध को कैच करके उन कामों को सिरे चढ़ाने की एक नई शुरुआत की है। इसी कड़ी में सत्य खबर आज एक ऐसे दावेदार के पास पहुंचा है जो न केवल पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भी उनका अच्छा खासा दखल रहा है और सरकार में भी उनकी एक हिस्सेदारी रही है। कृष्ण धूल हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे और इनके जो थोड़ा सा इनका जो सामाजिक जीवन है, इनकी जो निजी जिंदगी, इनके जो काम करने के तरीके हैं, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। धूल साहब, सबसे पहले तो सत्य खबर पर ही आपका स्वागत है। नमस्कार सरिता जी, सत्य खबर के सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार और सबका आभार और अभिवादन करता हूँ। और सत्य खबर के चैनल के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी इस बात की बधाई देता हूं कि वो लगातार सत्य के साथ जुड़े हुए, जैसा इसका चैनल का नाम है, उसी प्रकार सच्चाई के साथ वो मुद्दों की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धूल साहब, लंबे टाइम से आपने भारतीय जनता पार्टी संगठन से भी, संघ से भी और सामाजिक कार्यों में बड़े बेहतर तरीके से आपका प्रबंधन मैंने देखा है। तो इस बार जो 10 साल के राज के बाद आपको भी पता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है सरकार को, तो आपको लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली इस उम्मीद के साथ लोग लगे हुए पार्टी में? निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है बहनी सारिका जी, जब एक पार्टी 10 साल से सत्ता में है तो कुछ चीजें होता है, कुछ लोगों की नाराजगी कुछ विषयों पर, कुछ व्यक्तिगत है, कुछ इस प्रकार की कुछ लिटिगेशंस होती हैं, कोर्ट्स के मैटर्स होते हैं, जिसके कारण कुछ सामूहिक काम नहीं हो पाते। उसके कारण कई बार लोगों को लगता है कि भी पार्टी ने जानबूझ के काम नहीं करा या उनकी नेग्लिजेंस है, परंतु ऐसा नहीं होता है। और 10 वर्ष के कार्यकाल में काम हुए बहुत होते हैं विकास के। अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो 8 नेशनल हाईवे निकलना अपने आप में हरियाणा की पूरी दशा और दिशा दोनों को बदलता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 20 वर्षों में जो ये बीच के हमारे जिस जिले में अभी हम बैठे हैं, जिस सब तहसील के पास हम बैठे हैं, इसके पास से जो 152 डी गुजरा है, वो जो 6-8 जिले जो इसको टच नहीं करते थे नेशनल हाईवे को, उनकी भी दशा और दिशा बदली। और हमारी सरकार ने जो काम किए उसमें एक जो पारदर्शिता को लेकर के लाने का काम किया। शुरू में लोगों को नाराजगी थी कि ये ढकोसला है, सच्चाई नहीं है, परंतु जो 1,35,000 नौकरियां हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी और जिस प्रकार से हमने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबके सम्मान की बात है, और जिस विधानसभा में आज हम बैठ करके आपके साथ ये इंटरव्यू और बातचीत कर रहे हैं, उस विधानसभा में हमारी 2 बार की सरकार के बावजूद हमारा विधायक यहाँ नहीं रहा, नहीं है,
गोहाना का एक भी वासी ये कह सकता है कि गोहाना में काम नहीं हुए? हमारी गोहाना की नगर परिषद को 2 बार राष्ट्रपति जी से स्वच्छता का अवार्ड मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मनोहर जी की जो 9.5 वर्ष का उनका शासन था, वो उनकी दरियादिली थी कि उन्होंने कभी भी उस इलाके में काम की सोच को बदला है कि जहां पहले, अगर आप रोहतक की बात करें, 10 वर्ष का रोहतक का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो शासन था, अगर आप उसमें देखें, आपको भी सारिका जी लोकल है, आप घूमते रहते हो, जैसे हम कलानौर जाते थे तो डबल रोड सिंगल हो जाता, जैसे ही हम इधर से बहू क्रॉस करते थे अकबरपुर महम की तरफ जाने के लिए, तो वहां से जाते ही महम तक तो ठीक, उसके तुरंत बाद जो है सिंगल रोड। जो विकास की आप बात करते हैं, सिर्फ विकास को नेशनल हाईवे तक आप सीमित नहीं कर सकते। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने एक छत्तर राज किया, और इस दौरान जो अब हम सुन रहे हैं कि उन्होंने एक छत्तर राज करके ना तो अपने साथियों को बख्शा और ना किसी वर्ग को बख्शा जिसकी उन्होंने पिटाई ना की। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने आने वाला, जब भी हम फील्ड में जाते हैं ये बात सुनते हैं। एक तरफ आपका विकास का दावा है, एक तरफ तमाम वर्ग कह रही कि इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो जब विधानसभा में आप चुनाव को लेकर जाएंगे तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, आप मानो या ना मानो इस बात को। ये मेरा प्रश्न है। अभी भी फेस नहीं किया क्या? आप ये देखिए, तो 5 सीटें लूज की ना। मैं फिर कहना चाहता हूं, अभी आपने पहले प्रश्न में कहा कि 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी जी, दूसरा आपने कहा कि समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, खिलाड़ी, जवान, किसान, बिल्कुल, कर्मचारी, सरपंच, अन्य कास्ट, उसकी भी जिसकी बात है, यानी कि क्या हरियाणा में कोई भी लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते आसान है? भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा था? नहीं कर। तो क्या कारण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना पसंद करते हुए 10 की 10 सीट नहीं दी? अगर ऐसी बात थी, समाज के सभी लोग हमसे नाराज थे, तो भी हम 5 सीटों पर कैसे आए? और 3 सीटें तो सारिका जी लिटिल बिट मार्जिन से आ रहे हैं, नहीं तो हम 8 जीतते। अच्छा। ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट थी हमारी, जो 3 सीटों पर आ रही। जीत उनकी है कहाँ? रोहतक में जीत है, सिरसा में जीत है, जहां 3-3 लाख से जीते हैं, उसको मानते कि हाँ उनका प्रभाव है। क्या आप 20,000 की सोनीपत जीत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जीत मानते हैं? मुझे लगता है हमारी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमजोरी थी, जिसके कारण सीट आ रही। 44% वोट बैंक में जी हम सबसे ज्यादा हैं, 48%, 44 सीट पर हम सबसे ज्यादा हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी? मैं तो कहता हूं हमारी सरकार तीसरी बार निश्चित है। कारण रहे हैं, चूक रही है, वर्ग नाराज रहे हैं, हम मनाएंगे, उनको वर्गलाएंगे। और कितना बड़ा कारण था इस बार के पूरे चुनाव में कि एक बहुत बड़ी झूठ बोली गई कांग्रेस के माध्यम से कि खटाखट 8500 रुपए मिलेंगे, संविधान टूटेगा अगर 400 पार गई, तब वो हमारा वर्ग जो है ऐसी समाज वो बह गया, तब जाकर के इज्जत बची है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में। मुझे संगठन के माध्यम से गोहाना भेजा गया है कि आप जाइए, वहाँ काम करिए, जनता के बीच में रहिए। 5:30 बजे उठ करके मैं अपने व्यायाम के बाद अपने आवास पर आकर के लोग जो होते हैं उनसे मिलना जुलना, उसके बाद ध्यान स्नान करने के बाद दफ्तर में जाना, जो कि महम रोड पर हमने अपना कार्यालय खोल लिया है, जहाँ बैठे हैं इस सेक्टर 7 में हाउस नंबर 629 है, ये आवास है। उसके अलावा रोज अलग अलग गाँव में अलग अलग डेलीगेशंस मिलते हैं, जाता हूँ समस्याएं मिलने के लिए, सुनने के लिए, और उसके बाद रात के 10 साढ़े 10 बजे तक लोगों के साथ, वर्करों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के साथ बैठ करके आगे की रणनीति की चर्चा करते। और जहाँ मुझे भेजा गया ये सीट हमारी डी कैटेगरी की सीट है। अगर मैं आपको हमारा वर्गीकरण करके बताऊं तो A, B, C, D जो 4 कैटेगरीज हैं, उसमें हमने गोहाना को डी कैटेगरी की सीट माना है, क्योंकि आज तक गोहाना में हमारी जमानत जब्त हुई है। ये जरूर हुआ कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जो दूसरे दलों से थे, दूसरी विचारधारा, और उन लोगों को ये लगता था कि सरकार आई है तो मलाई खाने की जगह अब वहां शुरू हो गई, जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, चौटाला साहब के राज में थी, लेकिन बनी थी बात। ये तो वो मनोहर जी की दिव्य दृष्टि थी, उनकी सोच थी, उनका विचार था, और उनका ये मानना था। और हम जैसे कार्यकर्ता नाराज हो जाते थे मनोहर जी से कि जी मेरा काम नहीं हुआ, मुझे ठेका नहीं मिला, मेरा बच्चा नौकरी नहीं लगा, तो वो बड़ी साफगोई के साथ कहते थे। अच्छी देखो क्या है, हरियाणा के 50 लाख
लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तब जाकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो मोदी जी के नाम पर वोट आया। लोगों ने ये कहा कि शायद हरियाणा में अदरवाइज आप जहां भी देखोगे हमारे 90 कार्यकर्ता लड़ते थे, तो उनमें से 70-75 की जमानत जब्त हुई, लंबे टाइम चली रही, और इसलिए कार्यकर्ता थोड़े होते थे। लेकिन जब जनता ने आवाज उठाई, मन बढ़ाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा जाएगा, वो 2014 का समय था। हमने अलग नहीं किया था कुछ भी। मैं सरिता जी बड़ा स्पष्ट बोलने वाला कार्यकर्ता हूँ, कई बार मुझे इसके लिए डांट भी पड़ती है कि आप बहुत स्पष्ट बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में हमारी सरकार आई, तब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के लिए कुछ नया नहीं किया था, अपितु कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल से लोगों को दिमाग से नफरत हो गई। वो चाहते थे कि इनको बाहर किया जाए, जैसा पंजाब में इस बार हुआ। मतलब 92 साल के प्रकाश सिंह बादल जिंदगी का आखिरी चुनाव है। बहुत ज्यादा उत्साह की बात करी जाए और आंकड़ों की बात करी जाए, उत्साह में तो हर भाजपा का कार्यकर्ता ये कहेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि सभी, और आप जेजेपी से पूछोगे जिसकी पूरे हरियाणा के लोकसभा चुनाव में 1,12,000 वोट आए, आप उनसे पूछो, वो भी कहेंगे हम सरकार बनाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के एक ही विधायक है अजय सिंह, उससे पूछो, वो भी कहेंगे मैं भी सरकार बनाऊंगा। आप अपनी बात करेंगे? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, तो भाजपा का भी कार्यकर्ता ये बोलेगा कि हमारी सरकार आएगी, परंतु मैं तथ्यों पर बात करने वाला, आंकड़ों पर बात करने वाला इंसान हूँ कि जिस प्रकार से लगातार हमारी इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हम इस हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम में 48% मतदान के साथ प्रथम पद पर है पार्टी, और 44 विधानसभाओं में हमने जीत हासिल की। और हमने जब हार जीत का अंतर देखेंगे तो करीब 8 से 12 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 5,000 से कम मार्जिन से हारे हुए विधानसभा, तो वहां पर भी हम लोग अलग ढंग से काम करेंगे। और जो एंटी इनकम्बेंसी जिस वर्ग, जैसे सरपंच हमारे से नाराज थे, उनको लगता था कि कुछ चीजें हमारे साथ गलत हो, अब पार्टी के संज्ञान में तो हमने कर दिया। ओबीसी की लेयर्स है, ओपीएस है, एनपीएस है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार सिंपैथेटिकल ग्राउंड पर लोगों के हित की काम करे। कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें, इस आपको लगता है कि ये पार्टी को इसका कद भी ऊपर उठेगा और तीसरी बार कुर्सी चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल, पहली बात तो जैसे आपने लगा कि आपने ये कहा कि मनोहर जी ने सबकी रड़क निकाली, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की, नेताओं, मुझे लगता है कि उनका कार्य करने की शैली ऐसी थी, क्योंकि दूसरी बार भी तो वो खुद अपने बलबूते पर आए थे। अगर ये बात करें, रड़क निकालने वाली बात होती तो बहन 2019 में जनता हरा देती हमारे को। अच्छा, आप देखिए, एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल का कंपैरिजन करते हैं लोग कि 10 साल का कार्यकाल उनका, 10 साल। मनोहर जी रड़क निकालने वाले थे आपके मुताबिक, और हुड्डा साहब सबको सहेजने वाले थे। पहली बार सिरसट उनके नाम पे तो नहीं आई, अलग था। हम भी मानेंगे मनोहर जी के नाम पे नहीं आई, क्योंकि मनोहर जी बाद में सी। दूसरा जो कार्यकाल था वो अपने के नाम पे था, तो 40 मनोहर जी की आई और 40 भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा के साथ 3 पीढ़ियों की लेगेसी, उनके दादा, उनके पिता और खुद सांसद 4 बार के थे। मनोहर लाल तो पहली बार का कार्यकर्ता था, पहली बार एमएलए बना था। काम करने की रीति, नीति, सोच, विचार अपने बलबूते पर 2014 में से 2019 में सरकार ले गई। विधायक हम रहे, लेकिन उसके बावजूद, और एक अंत में और एक बात कहूंगा बच्ची, जो इतना बड़ा काम किया हरियाणा में, अगर लालों की लाल कोई निकला और साबित हुआ तो वो मनोहर लाल हुआ, जिन्होंने अपने झंडे के नीचे तीनों लाल के परिवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई और काम करवाया, और भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी की जयकार लगवाई। वो तीनों लालों के परिवार जो पूरे हरियाणा की राजनीति को केंद्रित करते थे। ये बहुत बड़ी बात कही है ढोल साहब ने कि तीनों लालों के परिवार को अपने झंडे के नीचे लाकर जो एक छत्र छाया राज उन्होंने किया, उसको एक बार फिर इस लेवल पे भी साबित कर दिया। देखते हैं आने वाले समय में जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों को लेकर जो नाराज हुए वर्ग हैं उनको मनाने की कोशिश कर रही है, और कृष्ण ढूल जैसे एक जो बड़े मजबूत कार्यकर्ता मानते हैं खुद को, बड़े पदों पे रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात है कि वो सब अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। लोग इनकी बातों पर, भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों पर, ढूल साहब जैसे कार्यकर्ताओं पर मोहर लगाकर, गोहाना और बड़ौदा में कमल के फूल पर मोहर लगाकर इनका खाता खोलेगी या नहीं,
ये आने वाला समय बताएगा। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।